दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? से मेरा एक सवाल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होने के नाते और भारत के समस्त नागरिकों की तरफ से मोदी जी से मेरा एक सवाल। मोदी जी मतलब यही मोदी जी जिनको अभी आपने सुना है। मैं नीरव मोदी या उन मोदियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश के जनता के पैसे को लूट कर भी देश भाग गए। मैं इसी मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूँ जो प्रधान सेवक होने का दावा करते हैं, जिनको देश की जनता ने चुना है और पूरा देश जिनके हवाले किया है। इस मोदी जी से मेरा सवाल ये है कि आपने मणिपुर की घटना के बाद, यानी मणिपुर की घटना के 75 दिन बाद, जब वहाँ के कुछ फुटेज लीक हुए जिनमें जघन्यतम अपराध करते हुए भीड़ को दिखाया गया है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, उन्हें नंगा परेड कराते हुए, उनके साथ रेप करते हुए जब दिखाया गया, तब तो आपकी आवाज़ फूटी। उसके पहले आपका सारा इंटेलिजेंस फेल था। यानी कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका साथी मित्र आपका देश का गृह मंत्री है और आपके पास देश की सारी संस्थाएं हैं, सीबीआई, सीआईडी, रा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जितने हैं सब आपके साथ हैं। तो क्या इन 75 दिनों में, पहला प्रश्न तो ये है कि क्या इन 75 दिनों में आपको ये नहीं पता चला कि मणिपुर में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अगर नहीं पता चला तो क्यों नहीं पता चला? क्या आपके सारे इंटेलिजेंस जो फेल हैं? अगर फेल हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ़ नॉट यू एंड योर होम मिनिस्टर? तो मोदी जी से ये मेरा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न मोदी जी से जो सबसे प्रमुख प्रश्न ये है कि 75 दिनों बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बेझिझक जो है यह तो स्वीकार किया कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और चीज़ें जोड़ दी कि छत्तीसगढ़ में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ। मतलब एक प्रधानमंत्री ये कैसे कह सकता है? आप अगर अपने दायित्व को निभाने में असफल हो गए तो आप दूसरा जो दायित्व निभाने में असफल हुआ था उससे कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब अगर राजस्थान में कभी इस तरह की घटना हुई थी तो मतलब आपके शासनकाल में भी हो सकती है। ये कौन सा तर्क है? ये कौन सी लॉजिक है? किस आधार पर इस ढंग का उत्तर देश का प्रधानमंत्री कोई दे सकता है? ये मतलब सोचने का विषय है। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति की मेंटालिटी क्या होगी, मानसिक संरचना किस प्रकार की होगी कि अगर वो किसी मुद्दे को इस तरह कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये तो वही बात हुई जो छोटे छोटे शहरों में कचहरी में प्रायः होता है कि अगर कोई घटना होती है, कोई एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को मारपीट देता है और पुलिस केस हो जाता है तो क्रॉस एफआईआर का एक चलन है कि जैसे तैसे फर्जी मेडिकल वगैरह करा के लोग क्रॉस एफआईआर करा देते हैं ताकि केस जो है लेबल हो जाए। तो मोदी जी ने ठीक इसी तरह का कृत्य किया है, क्रॉस एफआईआर वाला कृत्य कि भाई मणिपुर में हुआ है, मुझे दुख है, लेकिन राजस्थान में भी हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और तमाम जगहों पे भी होता है। यानी कि उनका टारगेट जो है उन प्रदेशों में था जहाँ विपक्ष की सरकार है। मैं यहाँ एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि ठीक है, विपक्ष की सरकार हो या पक्ष की सरकार हो, कहीं भी ये घटना घटी है, जिस छत्तीसगढ़ की घटना की आप बात कर रहे हैं उस समय भी आप देश के प्रधानमंत्री थे और आपके मित्र देश के गृह मंत्री थे। जिस समय छत्तीसगढ़ में घटना थी उस समय भी आप ही जो है प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। तो आखिर आप लोगों का एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए होम मिनिस्टर क्या दायित्व है? सारी सेनाएं आपके पास हैं, सारे ये सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास हैं। तो किसी प्रांत, ऐसा प्रांत जहां विपक्ष की सरकार है और वहां इस तरह का घृणित कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप तमाशबीन बन के देखते हैं। आपका दायित्व नहीं है कि उस राज्य सरकार के विरुद्ध आप कार्रवाई करें।
क्यों नहीं आपने भंग कर दिया राजस्थान सरकार को, क्यों नहीं आपने भंग कर दिया छत्तीसगढ़ सरकार को, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की ऐसे लोगों के विरुद्ध। मतलब इसका साफ है कि आप जो है सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। चाहे आपकी सरकार में घटना घटे तो आप कंपेयर कर देंगे, वहाँ भी घटी थी, अरे वहाँ भी घटी थी, तो क्या मतलब इसका कि आप भाजपा की जहाँ राज्य सरकार है वहाँ भी घटेंगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। सत्ता का इतना लोभ है, इतनी लालच कहाँ लेके जाएगी आप लोगों को। जनता अब समझ रही है, पूरा देश अब समझ रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि आप जो है निहायत ही सत्ता लोभी हैं, सत्ता के लोभ में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो कहने का मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश के सारे इंटेलिजेंस सब के सब फेल हैं अगर देखा जाए तो, या फिर ये कह सकते हैं कि सबका सब कुछ, सारी घटनाओं को जानबूझकर देखा जा रहा है और जो है जानबूझकर पॉलिटिकल रिएक्शन और प्रतिक्रिया दी जा रही है। सिर्फ जहां राजनीतिक लाभ है, कहां कब कैसे राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, इसके सिवा इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ नहीं सोच रहे हैं। आज आप देखिए, अभी मणिपुर की सिर्फ एक घटना सामने आई है, हो सकता है आने वाले समय में ऐसी अनेकों घटनाएं सामने, जैसा कि मणिपुर में हुआ है, और देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं तो कहूँगा, मैं सिर्फ मणिपुर को दोषी नहीं बना रहा हूँ। अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में मेरठ में भी एक ऐसी घटना हुई है कि एक स्त्री के साथ जो है बलात्कार किया गया है, उसे नंगा करके दौड़ाया गया है, घुमाया गया है। तो ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और ये दायित्व किसका है इन घटनाओं को रोकने का? ऐसे लोगों के विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों हर चीज़ जो है पॉलिटिकल मीटर पे जो है देखी जाती है, पॉलिटिकल तराजू पे तौली जाती है? कुल मिला के अंत में मैं यही कहूँगा वीडियो समाप्त करने से पहले कि आज जो है देश का पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है पूरी तरह से जो है संक्रमित हो चुका है, कोढ़ लग चुका है, इसे एक बीमारी लग चुकी है। जितने भी सत्ता में आप बड़े चेहरे देखेंगे, मैं उन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकांश मोस्ट एमंग देम आर करप्ट, क्रिमिनल माइंडेड एंड शब्द नहीं है कि इनको क्या कहा जाए, ऐसे घटिया लोगों को। तो जनता से फिर मैं अपील करूंगा इस वीडियो में जाते जाते कि जब तक हम वोट देना नहीं सीखेंगे, जब तक हम जाति धर्म से ऊपर उठकर योग्य और मेधावी और डिजर्विंग कैंडिडेट को जो है सांसद विधायक नहीं बनाएंगे, तब तक ये जो नेता हैं क्लास 4 के, ये यूं ही देश को लड़ाते रहेंगे और यूं ही जो है बेशर्मों की तरह, बेहया की तरह बैठे तमाशा देखते रहेंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के लालच के लिए। तो जागिए, जागना पड़ेगा, जागिए, जागना पड़ेगा। आपकी भी माँ बहनें हैं कहीं ना कहीं, सोचिए उनके बारे में। कल इस तरह की घटना आपके परिवार में भी घट सकती है, आपके परिवार की किसी महिला के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ भी घट सकती है। तो जागिए, किसी एक महिला के साथ, किसी एक बहन बेटी के साथ भी ऐसा होता है तो पूरे देश को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। आज विरोध है, लेकिन ये विरोध जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे नहीं है। मैं तमाम लोगों को देख रहा हूँ जो दल के नाम पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की जघन्य और नीच घटना को भी। ऐसे लोगों पे शर्म आती है मुझे, इनकी बुद्धि पे, इनकी सोच पे। तो कुल मिला के जब तक हम पढ़े लिखे लोग, हम समझदार लोग राजनीति को यूं ही गुंडों, बदमाशों, लुच्चों के लिए छोड़े रहेंगे जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, आज आप पाएंगे कि अधिकांश उनमें से अधिकांश जो है पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिक्स और धर्मगुरु दो ऐसे धंधे हो गए इस देश में, ये धंधे उनके लिए रिजर्व हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, जो हर फील्ड में असफल हो चुका है। उसके लिए ये दो धंधे जो आज के डेट में खुले हुए हैं। कुछ भी अनाप शनाप बको, कुछ भी अनाप शनाप करो, आप जो है नेता बन जाएंगे, धर्मगुरु बन जाएंगे। तो पढ़ा लिखा तबका जो है उसे जागरूक होना पड़ेगा, अपना वोट देना सीखना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा और राजनीति में डायरेक्टली आना पड़ेगा
और जो उनके पीछे है, जो जनता है, उसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो 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 वास्तव में देश हित की सोचते हैं, जिनके लिए कुर्सी का महत्व नहीं है बल्कि अपने पद की गरिमा का महत्व, अपने कर्तव्यों का बोध है जिन्हें। ऐसे लोगों को राजनीति में आगे लाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है, तभी ये भारत जो है बच पाएगा। अन्यथा ये लोकतंत्र का जो स्वरूप विकृत होता जा रहा है, आने वाले समय में ये और कितना विकृत होगा, ये सोच के जो है चिंता होती है मुझे व्यक्तिगत रूप से, और शायद देश के बहुतायत लोगों को ये चिंता होती होगी कि देश का लोकतंत्र हमारा जो किस तरफ जा रहा है और किस तरह के नेता जो है सत्ता में आ रहे हैं, किस तरह के हमारे सांसद हैं, किस तरह के हमारे विधायक हैं, किस तरह के हमारे मंत्री हैं। आप देखेंगे चारों तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भरे पड़े हैं। अभी हाल की एक घटना मैं आपको बताऊं तो बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर महिला पहलवानों का गंभीर आरोप है, उनको गृह मंत्री ने निमंत्रित किया था अपने घर स्वागत करने के लिए। तो जिस देश में पदक जीतने वाली, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली महिलाओं को दरकिनार करके, लड़कियों को दरकिनार करके ऐसे अपराधी मानसिकता के व्यक्ति का देश का गृह मंत्री स्वागत करता हो, उसे अपने घर बुलाता हो, तो ये आप सोच सकते हैं कि देश की राजनीति में चल क्या रहा है। तो कुल मिला के अब हमें कहना पड़ेगा, बाइकॉट द क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, बाइकॉट द क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। थैंक यू, फिर मिलेंगे।